नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 7 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। धनतेरस पर दोपहर 12:35 से करें खरीदारी। 11 नवंबर दोपहर 1:57 बजे तक शुभ रहेगा समय। हिंदू धर्म में धनतेरस पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस को एक शुभ दिन माना जाता है। इस दिन शुभ चीजों की खरीदारी भी की जाती है। मान्यता है कि इस दिन सोना चांदी आदि चीजों को खरीदकर घर लाने से साल भर सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा चुके जवाली के ज्योतिषी पंडित विपिन शर्मा ने बताया कि कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को रात्रि 12:35 बजे शुरू होकर 11 नवंबर को दोपहर 1:57 बजे समाप्त होगी। ऐसे में धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:30 से 8:08 बजे तक रहेगा। इस दौरान देवी लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी की पूजा करना शुभ रहेगा। धनतेरस में खरीदारी का शुभ समय 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से 11 नवंबर को दोपहर 1:57 बजे तक रहेगा। ऐसे में इस शुभ समय पर सोना चांदी खरीद सकते हैं। अगर आप धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर खरीदारी करते हैं, तो साल भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धनतेरस का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए इस खास दिन पर धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। साथ ही इस दिन धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। धनतेरस पर सोने चांदी की चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिमाचली संस्कृति के रंग में रंगा बंगलुरु। हिमाचली इन बंगलुरु ग्रुप ने मनाया हिमाचली संगम 2023। बंगलुरु में हिमाचली समुदाय ने गत 4 नवंबर को गोयल ग्रुप, हरियाणा ग्रुप और 24 मंत्रा ऑर्गेनिक के सहयोग से एक कार्यक्रम हिमाचली संगम 2023 बंगलुरु का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बंगलुरु में रहने और काम करने वाले 500 से अधिक हिमाचलियों ने भाग लिया। इस सभा ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी आयु वर्ग के लोगों को एक साथ लाया, ताकि वे अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मना सकें। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पारंपरिक हिमाचली धाम था, जिसमें पारंपरिक शैली में हिमाचली व्यंजन पेश किए गए थे। साथ ही एक मनमोहक हिमाचली लोक नृत्य प्रदर्शन भी हुआ। इसके अतिरिक्त विभिन्न अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मनोरंजन को बढ़ाया और उपस्थित लोगों को अपनी हिमाचली जड़ों से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। वहीं 24 मंत्रा के समर्थन से बंगलुरु में हिमाचली समुदाय ने एक मास्टर शेफ प्रतियोगिता और एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। मास्टर शेफ प्रतियोगिता में विभिन्न हिमाचली व्यंजनों की तैयारी की विशेषता थी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पाक रचनाओं को सम्मानित किया गया। पेंटिंग प्रतियोगिता में बच्चों और वयस्कों दोनों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिसमें उनकी कलात्मक प्रतिभा के लिए पुरस्कार और प्रशंसा दी गई। सांस्कृतिक खंड में हिमाचली टीम ने एक हिमाचली फैशन शो आयोजित किया, जहां सभी आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने पारंपरिक हिमाचली पोशाक में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों ने विभिन्न नृत्य और गायन प्रदर्शनों का प्रदर्शन किया। हिमाचली इन बंगलुरु ग्रुप की स्थापना 3 फरवरी
2023 को हुई थी और अब यह बढ़ रहा है, जिसके साथ 100 से अधिक सदस्य हैं। संस्कृति को बढ़ावा। हिमाचलीन बंगलुरु ग्रुप के संस्थापक दिनेश राणा, सन्नी शर्मा, अश्विनी शर्मा, अनुराग धीमान और कंचन ठाकुर ने कहा कि वे अपने भविष्य के आयोजनों को बेहतर बनाएंगे और हिमाचली संस्कृति को बढ़ावा देंगे। दुर्भाग्य से हिमाचल के मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के कारण उन्हें इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं कर सके, लेकिन उन्हें भविष्य में बंगलुरु में होने वाले कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाएगा। हिमालयी क्षेत्र के जंगलों में औषधीय पौधों का संरक्षण जरूरी, शिमला में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। भारतीय हिमालयी क्षेत्र जैविक विविधता का मेगा हॉटस्पॉट है। इस क्षेत्र में औषधीय पौधों की लगभग 1748 प्रजातियां हैं। इनके संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। ये शब्द मुख्य वन अरण्यपाल सेवानिवृत्त SS कटैक ने सोमवार को हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से महत्वपूर्ण औषधीय पौधों की खेती और विविधीकरण और आय बढ़ाने के लिए विकल्प तलाशने को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहे। उन्होंने हितधारकों को औषधीय पौधे उगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि जंगलों में औषधीय पौधों का संरक्षण जरूरी है। मुख्य तकनीकी अधिकारी और प्रशिक्षण कोऑर्डिनेटर समन्वयक डा जोगिंद्र चौहान ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य औषधीय पौधों की खेती की जानकारी अन्य हितधारकों तक पहुंचाना है, ताकि वे मास्टर ट्रेनर के रूप में जानकारी को अन्य लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला, जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर, डा यशवंत सिंह परमार, डा YS परमार बागबानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन, गैर सरकारी संगठन के वैज्ञानिक अधिकारी औषधीय पौधों से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिया। औषधीय पौधों से रोजगार की तैयारी। हिमालय अनुसंधान समूह के निदेशक डा लाल सिंह ने बताया कि औषधीय पौधों से रोजगार की तैयारी चल रही है। कडू, चिरायता, निहानी, वनककड़ी, चौरा, सालम मिश्री की मार्केटिंग, वाणिज्यिक उपयोग और आजीविका के लिए योगदान के बारे में अपने ज्ञान को साझा किया। उन्होंने औषधीय पौधों को खाली भूमि पर उगाने की सलाह दी। डा वनीत जिष्टू ने बताया कि अष्टवर्ग समूह के पौधे जैसे कि मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, लिलियम के पौधे, जो कि च्यवनप्राश का मुख्य अंश है, परंतु इनके अत्यधिक दोहन के कारण प्रकृति में इन औषधीय पौधों की संख्या बहुत कम हो गई है। उन्होंने अष्टवर्ग समूह के पौधों की खेती करने और इनके संरक्षण के लिए बल दिया। दुबई से जूम मीटिंग कर रहे क्रिप्टो ठग, SIT की कार्रवाई के बाद भी नहीं रुक रहा फ्रॉड। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में SIT की कार्रवाई के बाद क्रिप्टो करेंसी ठगी नहीं रुक रही है। शातिर अब दुबई से जूम मीटिंग के माध्यम से संपर्क साधने में लगे हुए हैं। शातिर लोगों को ठगने के लिए आए दिन नए तरीके अपना रहा है। वीडियो में राजेंद्र सूद नाम का व्यक्ति लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए दिख रहा है। जूम मीटिंग का वीडियो रविवार का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शातिरों ने रविवार को जूम मीटिंग के जरिए कई लोगों से संपर्क किया और टीम लीडरों के साथ जुड़े रहने की भी बात कही है। दुबई में छुपकर बैठा हुआ राजेंद्र सूद का नाम व्यक्ति लोगों से बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहा है कि आप लोगों का साथ चाहिए और आप सबका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है।
वीडियो में जूम मीटिंग को संबोधित करने वाला व्यक्ति गुम्मा में लोगों को क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगने वाला राजेंद्र सूद बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शातिर एसआईटी की कार्रवाई के डर के मारे विदेश में छुपकर जूम मीटिंग के जरिए लोगों के झांसे में फंसाने जुटा हुआ है। अफवाहों पर ध्यान न दे लोग। वीडियो में शातिर गलत फैसले की बात भी कह रहा है। इसके अलावा शातिर ने जूम मीटिंग के जरिए लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कहते हुए दिख रहा है। राजेंद्र सूद ने कहा कि 3 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 3-4 दिन बाद फिर से जूम मीटिंग पर चर्चा करेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। जूम मीटिंग में शातिर दिवाली की बधाई भी दे रहा है। राजेंद्र सूद ने कहा कि जूम मीटिंग के जरिए लोगों से बने रहेंगे और लोगों की समस्या का हल करेंगे। जूम मीटिंग में बैजनाथ और जोगिंद्रनगर के लोग जुड़े हुए थे। शातिर लोगों को अपनी टीमों के लीडरों के साथ जुड़े रहने की बात कह रहा है। बुकिंग क्लर्क भी बन सकते हैं। इंस्पेक्टर कंडक्टरों की प्रमोशन से जुड़े मामले में हाई कोर्ट के आदेश। प्रदेश हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि एचआरटीसी में कंडक्टर से बुकिंग क्लर्क के पद पर भेजे गए कंडक्टरों का इंस्पेक्टर पद के लिए पदोन्नति का अधिकार खत्म नहीं हो जाता। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने प्रताप चंद व अन्य कंडक्टरों द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए पथ परिवहन निगम को आदेश जारी किया कि उन्हें कंडक्टरों की वरीयता सूची में पुनः शामिल कर उन्हीं की तरह तमाम सेवा लाभ दिए जाएं। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण जो कंडक्टरों के पद पर कार्य कर रहे थे, उन्हें बुकिंग क्लर्क के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में उन्हें इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लाभ से इस कारण वंचित कर दिया गया कि बुकिंग क्लर्कों के लिए पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रार्थियों की दलील थी कि उनका कंडक्टर के पद पर पुनर्गणनाधिकार है क्योंकि बुकिंग क्लर्क के पद पर न तो उनकी पदोन्नति नहीं हुई है और उन्हें ताजा नियुक्ति की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता है। कुछ प्रार्थियों ने तो बुकिंग क्लर्क के पद पर दिए गए विकल्प को भी वापस ले लिया था और उन्हें वरिष्ठ कंडक्टर के पद पर पुनः समायोजित कर लिया गया था। प्रार्थियों ने उन्हीं की तरह स्थानांतरित बुकिंग क्लर्कों के कई मामलों का हवाला देते हुए उन्हें इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति देने की गुहार लगाई थी, जिन्होंने कंडक्टर के पद पर वापस जाने का विकल्प दिया था। कोर्ट ने परिवहन निगम को यह भी आदेश जारी किया कि वह भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करें और उन बुकिंग क्लर्कों व अड्डा कंडक्टरों को भी इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति का लाभ देने का प्रावधान करे, जिनको पदोन्नति के लाभ से वंचित कर लिया गया है। धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन अवार्ड विनिंग फिल्में प्रदर्शित। दलाई लामा से मिले फिल्मकार। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल धर्मशाला में लगातार अवार्ड विनिंग फिल्मों को प्रदर्शित किया जा रहा है। सोमवार को तीसरे दिन की शुरुआत भी बेहतरीन रही। DIFF महोत्सव के निदेशकों के साथ फिल्म निर्माताओं के एक समूह ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से विशेष मुलाकात की। समूह के सदस्यों में ऑस्कर विजेता निर्माता गुनीत मोंगा कपूर, देवाशीष मखीजा और आनंद पटवर्धन सहित अन्य शामिल रहे। इसके साथ ही धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के तीसरे दिन भी तिब्बती चिल्ड्रन विलेज TCV में बड़ी संख्या में निर्माता व दर्शकों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। इसमें 9 फीचर फिल्में, 6 फीचर डॉक्यूमेंट्री और 2 पैनल चर्चाएं तीसरे दिन का मुख्य आकर्षण रहे। बहुप्रतीक्षित वाइल्ड वॉचर विनय शुक्ला ने दिन की शुरुआत लगभग फुल हाउस से हुई। साहसिक पत्रकारिता की भावनात्मक और ठोस चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए इस वृत्तचित्र ने भारतीय मीडिया में एक स्थायी आवाज रवीश कुमार के जीवन और काम में एक संवेदनशील चित्र दिखाया।
द लोटस एंड द स्वान, निर्मल चंदर, एक पहले कभी नहीं देखी गई जीवनी, भारत में मिट्टी के बर्तनों, कला और शिल्प के चैंपियन गुरचरण सिंह का अनुसरण किया गया। इसके बाद निर्देशक प्रश्नोत्तर सत्र ने अभिलेखीय प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी, जिसने इस वृत्तचित्र को अलग बनाने में मदद की। बावा गार्डन, क्लारा क्राफ्ट इसोनो, द मदर ऑफ ऑल लाइज, अस्मा एल मौदिर, द गोल्डन थ्रेड, निष्ठा जैन, एंड टुवर्ड्स हैप्पी एलीज, श्रीमी सिंह ने राष्ट्र और शैली की सीमाओं से परे अद्वितीय कलात्मक बातचीत शुरू की, जो कला को समृद्ध करने वाले अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान पर प्रकाश डालती है। द बुरिटी फ्लावर, जोआओ सलाविजा और रेनी नादेर मेसोरा ने अपने दक्षिण एशिया प्रीमियर में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाल्टिक तट पर स्थापित एक जर्मन नाटक अफेयर, रोटर हिमेल ने अपने 5वें उत्सव में उपस्थिति दर्ज करवाई। द न्यू बॉय, वारविक थॉर्नटन और इनसाइड द येलो कोकून शेल, बेन ट्रोंग वी केन वेंग को भी अंतर्राष्ट्रीय फीचर के रूप में प्रदर्शित किया गया। फीचर फिल्मों में पैराडाइज, प्रसन्ना विथांगे, फॉलोअर, हर्षद नलवाडे और रैप्चर, डोमिनिक संगमा को प्रदर्शित किया गया। इसके बाद प्रत्येक निर्देशक के साथ प्रश्नोत्तरी सत्र हुआ। कुम्मट्टी, अरविंदम गोविंदन, 1979 की एक मलयाली फिल्म, जिसे फिल्म फाउंडेशन के वर्ल्ड सिनेमा प्रोजेक्ट, फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन और सिनेटेका डी बोलोग्ना द्वारा विस्तृत रूप से बहाल किया गया है, को भी प्रदर्शित किया गया। गमरू स्कूल के 30 छात्रों ने फिल्म उपस्थित लोगों के साथ विशेष स्क्रीनिंग में भाग लिया। 37वीं राष्ट्रीय खेलों में हिमाचली महिला हैंडबॉल टीम सेमीफाइनल में। गोवा में चल रही 37वीं नेशनल गेम्स में हिमाचल प्रदेश महिला हैंडबॉल टीम ने विजय अभियान जारी रखते हुए सोमवार को तीसरा मैच भी जीत लिया। इस मैच को जीतकर हिमाचली महिला हैंडबॉल टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। अपने पहले ही मैच में हिमाचल की महिला टीम ने मेजबान गोवा की महिला हैंडबॉल टीम को एक तरफा मुकाबले में हराया। वहीं दूसरे मैच में पंजाब की महिला हैंडबॉल टीम अपना मैच खेलने नहीं आई। हिमाचल की महिला हैंडबॉल टीम ने अपना तीसरा मैच राजस्थान से 32-12 से जीत लिया। हिमाचली महिला हैंडबॉल टीम की कोच स्नेहलता, मनोज ठाकुर व मैनेजर संगीता ने बताया कि हिमाचल ओलंपिक संघ के महासचिव राजेश भंडारी, हिमाचल प्रदेश खेल विभाग के निदेशक राजीव कुमार, जिला खेल अधिकारी शिमला अनुराग वर्मा ने विशेष रूप से इस मैच में हिमाचल प्रदेश हैंडबॉल महिला खिलाड़ियों का आशीर्वाद व हौसला बढ़ाने के लिए खास तौर पर पहुंचे। स्नेहलता ने बताया कि हिमाचली टीम से मेनिका पाल, निधि शर्मा, मिताली, प्रियंका ठाकुर, शालिनी ठाकुर, गुलशन, भावना, संजना, दीपा, शैलजा शर्मा व कृतिका ने अपनी टीम के लिए गोल किए। वहीं हिमाचल प्रदेश महिला हैंडबॉल टीम की कप्तान दीक्षा ठाकुर ने बेहतरीन गोलकीपिंग कर अपनी टीम को एक तरफा जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उसके साथ ही गोलकीपर चेतना ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रदेश में हर तरफ अव्यवस्था का आलम, जनहित सुविधाएं सरकार की प्राथमिकता में नहीं, जयराम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अन्य सुविधाओं की तरह स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। सरकार की तरफ से कोई सुध लेने वाला नहीं है। परेशान हालत में लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। कहीं जांच नहीं हो पा रही है तो कहीं इलाज के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेशवासियों का स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। प्रदेश में जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही कंपनियों का भुगतान लंबे समय से रोका गया है, जिससे उन कंपनियों के सामने व्यवस्थाओं को जारी रखने में असुविधा हो रही है।
अपने बकाया धनराशि का भुगतान किए जाने की मांग करते करते थक गई कई सेवा प्रदाता कंपनियों ने सेवाएं बंद कर दी है। कई कंपनियों ने सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है। आश्चर्य इस बात का है कि फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की इसी लापरवाही की वजह से कुल्लू रीजन अस्पताल में चल रही डायलिसिस सेवाएं सेवा प्रदाता संस्था ने रोक दी, जिससे मरीजों की जान पर बनाई। मजबूर होकर लोग निजी अस्पतालों की सेवा ले रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार क्या कर रही है। क्या इसी व्यवस्था परिवर्तन की बात कांग्रेस के नेता सरकार बनने के पहले कर रहे थे, जहां निःशुल्क मिल रहे इलाज बदले लोगों को हजारों रुपए हर हफ्ते अपनी जेब से खर्च करने पड़े। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसी तरह से हिमकेयर के तहत इलाज के लिए इम्पैनल्ड अस्पतालों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हिमकेयर के तहत चिकित्सकीय सामान उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिस कारण कंपनियों ने चिकित्सकीय सामान की सप्लाई रोक दी है, जिससे लोगों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। कोरोना काल में प्रदेश में निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए पूर्व सरकार द्वारा स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट भी सरकार की लापरवाही के कारण बंद पड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कुल मिलाकर प्रदेश में हर तरफ अव्यवस्था का आलम है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। इसका एकमात्र कारण है कि जनहित की सुविधाएं इस सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। अस्वस्थ लोगों को भी सरकार द्वारा जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रदेश के लोगों ने इसलिए सत्ता सौंपी कि वह और बेहतर काम करे, न कि पूर्व सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं को ठप कर दे। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार जनहित से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को अपनी प्राथमिकता बनाए। किसी भी दशा में स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाएं रुकनी नहीं चाहिए। आबकारी विभाग ने शिमला सोलन में पकड़े 2.17 करोड़ के अवैध आभूषण, वसूला 13 लाख जुर्माना। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉक्टर यूनुस ने बताया कि जिला शिमला और सोलन की टीमों ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग जगह नाके लगाकर बिना वैध दस्तावेज सोने के आभूषण पकड़े। इसमें शिमला की टीम ने 1.33 करोड़ रुपए तथा सोलन की टीम ने 84 लाख रुपए के आभूषण पकड़े। विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम जीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 13 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला। उन्होंने बताया कि विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 200 लीटर लाहन नष्ट की तथा 23 पेटियां अंग्रेजी व देसी शराब की जब्त की। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में मंडी जिला में 200 लीटर लाहन पकड़कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत नष्ट की गई। इसके अलावा ऊना जिला की टीम ने अवैध रूप से रखी गई 8 पेटियां अंग्रेजी व देसी शराब की जब्त की। इसके अतिरिक्त जिला कुल्लू की टीम ने 3 अलग अलग मामलों में 15 पेटियां अंग्रेजी व देसी शराब की जब्त की तथा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 60,000 रुपए जुर्माना वसूला। शिमला जिला की टीम ने भी संदिग्ध जगहों पर छापामारी करते हुए 25 बोतल अवैध शराब जब्त की। आयुक्त ने यह भी बताया कि विभाग ने वोल्वो बसों में अवैध रूप से लाई जा रही वस्तुओं और उन पर लगने वाले कर चोरी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत पिछले कुछ दिनों में लगभग 229 बसों की चेकिंग की गई और अवैध तरीके से लाई जा रही वस्तुओं पर लगभग 6 लाख का जुर्माना वसूला गया। यूनुस ने अवगत करवाया कि सभी जिलों को अवैध शराब तथा कर चोरी के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं,
ताकि प्रदेश में कर चोरी और अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने आम लोगों से भी इस तरह की गतिविधियों के बारे में विभाग के साथ सूचना साझा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति टोल फ्री दूरभाष नंबर 1800180806 अथवा व्हाट्सएप नंबर 9,41,83,31,426 पर अवैध शराब तथा कर चोरी के मामलों की सूचना अथवा शिकायत दर्ज कर सकता है। दिल्ली की हवा जहरीली, हिमाचल के ज्यादातर शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से नीचे। राजधानी दिल्ली सहित चंडीगढ़ की हवा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां 700 माइक्रोग्राम को पार कर गया है, तो वहीं चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 माइक्रोग्राम के पार है। राहत की बात यह है कि देवभूमि के सभी शहरों की हवा साफ है। शिमला और मनाली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे अच्छा है, यानी यहाँ की हवा सबसे स्वच्छ है। प्रदेश में सिर्फ एक शहर की हवा प्रदूषित है, यह शहर बद्दी है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 माइक्रोग्राम है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण बोर्ड से प्राप्त जानकारी मुताबिक रविवार को शिमला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 45 माइक्रोग्राम है। मनाली का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 45 माइक्रोग्राम है। धर्मशाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 52 माइक्रोग्राम है। सुंदरनगर और डमटाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 52 से 52 माइक्रोग्राम है। परवाणू का एयर क्वालिटी इंडेक्स 49 माइक्रोग्राम है। नालागढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 69 माइक्रोग्राम है। बरोटीवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 89 है। कालाम का 82 है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में वायुमंडलीय प्रदूषण रोकने के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने 8 नवंबर को राज्य सचिवालय में एक बैठक बुलाई है। इसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य की वस्तुस्थिति को स्पष्ट करेगा। इस बैठक में भी प्रदूषण नियंत्रण उपायों को और अधिक कारगर बनाने पर मंत्रणा होगी। हिमाचल प्रदेश में अच्छा ग्रीन कवर है, नया पौधरोपण भी होता है, तो इसका लाभ होता है। यहाँ पर निर्माण गतिविधियों के दौरान भी ज्यादा धूल नहीं उड़ती है, साथ साथ स्प्रिंकलिंग की जाती है। यहाँ पर जंगलों की आग का नियंत्रण भी अच्छा है। सबसे ज्यादा प्रदूषण स्टील और सीमेंट के उद्योग फैलाते हैं। इनकी निगरानी सख्ती से की जा रही है। धान की पराली को जलाने के मामले भी यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है। परवाणु और कालाम जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति देश में बहुत अच्छी है। प्रदेश में सुस्त ठेकेदारों को नहीं मिलेगा काम, 170 सड़कों का काम फंसने पर विभाग ने उठाया कदम। पीडब्ल्यूडी ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सुस्त ठेकेदारों को अब काम नहीं मिलेगा। यह सभी ठेकेदार पीएमजीएसवाई यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 3 से बाहर हो जाएंगे। पीडब्ल्यूडी ने उन ठेकेदारों की खोज भी शुरू कर दी है जो पीएमजीएसवाई 1 और 2 का टेंडर हासिल करने के बाद उस काम को तय समय पर पूरा नहीं कर पाए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जांच में खुलासा हुआ है कि प्रदेश में 170 सड़कें ऐसी हैं जिनका निर्माण 2005 में शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी ये सड़कें पूरी नहीं हो पाई हैं। पीएमजीएसवाई चरण 1 और 2 की इन सड़कों को तय समय में पूरा किया जाना था। अब भविष्य में पीएमजीएसवाई चरण 3 का काम इस तरह से न फंसे, इसके लिए विभाग ने यह कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश के हिस्से करीब 3000 करोड़ रुपए आए हैं।
इनमें 2600 करोड़ रुपए को हाल ही में मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार ने यह मंजूरी कार्य को तीव्रता से पूरा करने और गुणवत्ता बरकरार रखने के आधार पर दी है। काम पूरा करने के बाद पीडब्ल्यूडी केंद्र सरकार को बिल भेजेगा और इसके आधार पर ही भुगतान होगा। विभाग ने दिसंबर तक पीएमजीएसवाई के तहत टेंडर प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है। विभाग तेजतर्रार ठेकेदारों को ही जिम्मेदारी सौंपना चाहता है। 6 साल से चल रहा काम आज तक नहीं हुआ पूरा। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग के आलाधिकारियों को सुस्त ठेकेदारों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सीआरआईएफ की 50 सड़कों के निर्माण की रफ्तार बढ़ाने की बात भी कही है। बीते 6 सालों से इन सड़कों का निर्माण चल रहा है, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। जिन इलाकों में यह सड़कें फंसी हैं, उनमें मंडी, ऊना, चंबा, कांगड़ा और शिमला शामिल हैं। नाबार्ड में फंसी 30 सड़कें लगेगी 5% पेनल्टी। प्रदेश में नाबार्ड और विधायक प्राथमिकता की सड़कें भी अटकी हुई हैं। करीब 30 सड़कें हैं जिनकी मंजूरी नाबार्ड के माध्यम से हो चुकी है, लेकिन काम पूरा नहीं हो पा रहा है। विभाग ने अब काम समय पर पूरा न करने वाले ठेकेदारों को पेनल्टी लगाने का फैसला किया है। संबंधित प्रोजेक्ट का काम समय पर पूरा नहीं होता है तो ठेकेदारों को 5% पेनल्टी लगाई जाएगी। विभाग ने कहा है कि काम की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदेश की शिक्षा जांचेगी केंद्रीय टीम। सरकारी स्कूलों में चल रही योजनाओं का खंगाला जाएगा रिकॉर्ड। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव एवं आर्थिक सलाहकार एस रिजा अपने 4 सदस्यीय दल के साथ इन दिनों हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान 10 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करके शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से जो योजनाएं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चलाई जा रही हैं, उनका रिकॉर्ड जांचा जाएगा। स्कूलों में बच्चों व स्टाफ से रूबरू होकर फीडबैक ली जाएगी, जिसका एक मसौदा तैयार करके भारत सरकार को सौंपा जाएगा। इसी के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्कीमों के लिए आगामी समय में बजट जारी होगा। इस संदर्भ में कुल्लू जिला मुख्यालय के बचत भवन में रिव्यूज मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने प्रदेश में केंद्र सरकार की ओर से क्रियान्वित की जा रही योजना के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर शिक्षा विभाग कुल्लू उच्च के उपनिदेशक शांति लाल शर्मा और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक सुरजीत राव डाइट मंडी के जिला परियोजना अधिकारी सुरेंद्र शर्मा सहित विभिन्न शिक्षा खंडों से अधिकारियों ने भाग लिया। इसके बाद जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लिए केंद्रीय दल की टीम रवाना हुई। वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र में बच्चों को किस तरह से शिक्षा प्रदान की जा रही है, इसके अलावा विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का किस तरह से धरातल में क्रियान्वयन किया जा रहा है, इस बारे में फीडबैक ली जाएगी, जिसमें चाहे बात मिड डे मील की हो, सार्वजनिक शौचालय के निर्माण की हो, समग्र शिक्षा अभियान के अलावा अन्य केंद्रीय वित्त कोष के तहत योजना चलाई जा रही है, उनकी फीडबैक ली जाएगी। अधिकारियों द्वारा पावर प्वाइंट के माध्यम से अपनी अपनी प्रस्तुति पेश की गई, जिसमें सभी ने भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए पेश आ रही समस्याओं से भी रूबरू करवाया। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम बारे भी विस्तृत चर्चा करते हुए सभी अधिकारियों ने अपनी अपनी फीडबैक दी। इस दौरान स्टेट प्लानिंग कोऑर्डिनेटर सुनील शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, श्रीकला वेणुगोपाल, विवेक वर्मा, अब्दुल मोमिन समेत बीईओ डाइट कुल्लू का भी स्टाफ मौजूद रहा। त्योहारी सीजन पर लग गया झटका।
बाजार पहुंचे नकली नोट, दुकानदारों के पैरों तले खिसकी जमीन। सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में त्योहारी सीजन में चिल्ड्रन बैंक के नकली नोट से बुजुर्ग व्यापारियों को ठगने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर प्रदेश संयुक्त व्यापार संगठन के महामंत्री व सुंदरनगर के अध्यक्ष समाज सेवी बब्बू पंसारी ने बताया कि सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में कुछ व्यापारी भाइयों को अच्छे घर के बच्चे, जिनके पास 200-500 के नोट नकली चिल्ड्रन बैंक वाले हैं, और वह भीड़ का फायदा उठाकर दुकानदार को चूना लगा रहे हैं, जिसमें अभी तक लगभग 4 व्यापारी भाइयों को 200 के नोट नकली दे दिए हैं। कोई आजकल नए चिल्ड्रन बैंक वाले नोट हैं, वे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे असली है। नकली नोट व्यापारी को देकर बच्चे सामान लेकर चले गए हैं। संयुक्त व्यापार संगठन जल्दी ही ऐसे बच्चों का पर्दाफाश करेंगे। व्यापारी भाइयों से निवेदन है, सतर्क रहे, नोट देखकर ले, क्योंकि अच्छे घर के बच्चे हैं, सुनने में आया है। अगर आपको कोई पकड़ में आता है तो कृपया हमें बताएं। संयुक्त व्यापार संगठन व्यापारियों की सेवा के लिए हमेशा तैयार है। एम्बुलेंस को रास्ता न देने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की तैयारी, पहले की जाएगी अपील। हिमाचल प्रदेश में एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने वाले वाहनों के खिलाफ अब परिवहन विभाग कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विभाग के अधिकारी कानून में दिए प्रावधानों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद कानून के तहत विभाग की ओर से इस मसले में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहले परिवहन विभाग एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए लोगों से अपील करेगा। अगर इसके बाद भी लोग एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं तो फिर परिवहन विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निदेशक परिवहन विभाग अनुपम कश्यप का कहना है कि त्योहारी सीजन हो या फिर पर्यटन सीजन, इन सीजन में मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अधिक बढ़ जाती है, लेकिन इस बीच सबसे अधिक परेशानी अस्पताल जाने वाले एम्बुलेंसों को होती है, जिनमें मरीज अस्पताल जा रहे होते हैं और कुछ वाहन चालक जगह होने के बावजूद भी एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं। ऐसे में वाहन चालकों से अपील है कि वह एम्बुलेंस को प्राथमिकता के साथ रास्ता दें, ताकि मरीज समय से अस्पताल पहुंचे सकें। यदि वाहन चालक ऐसा नहीं करते हैं तो विभाग सख्ती भी करेगा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।